Hello everyone, this is Anshil and you are watching your beautiful and amazing सा channel AK दर्द का हमारा। सो आज बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। इसका हम सेकंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे आज। पहले लेक्चर में हमने अच्छी तरह से डिस्कशन किया था, फ्लावर का डिस्कशन किया था। ठीक है, फ्लावर के कितने ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी की थी। एक्चुअल में हमने बात किस पे की थी? स्टेम पे। स्टेम अच्छी तरह से हम डिस्कशन कर रहे थे उसका। ठीक है, स्टेम का हमने पार्ट्स के बारे में समझा था। ठीक है, जो एक स्टॉक होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं और जो ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है उसे हम एंथर कहते हैं। कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पर एक एक थीका प्रेजेंट होगा। फिर हमने ये स्टडी किया था कि एंथर की कुछ स्टेजेस होती हैं। यंग एंथर मैच्योर एंथर में कन्वर्ट होता है, उसमें हमने डिस्कशन किया था, अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी यंग एंथर से मैच्योर एंथर में कन्वर्ट होने में क्या क्या रूल इसमें आते हैं। अभी हम यंग एंथर और मैच्योर एंथर के डिफरेंसेस पे बात करेंगे, अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि यंग एंथर में हम क्या देख सकते हैं और मैच्योर एंथर में क्या हम क्या देखेंगे। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं बेटा डिफरेंस बिटवीन यंग एंथर एंड मैच्योर एंथर। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि हमारे पास क्या है, यंग एंथर और मैच्योर एंथर। अब जो यंग एंथर है वो कन्वर्ट होगा मैच्योर एंथर में। तो ध्यान से समझो कि हमारे पास यंग एंथर में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और मैच्योर एंथर में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। मींस आपको ये ध्यान से समझना है कि यंग एंथर में आपको अलग टिश्यूज दिखेंगे और मैच्योर एंथर में आपको अलग टिश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान से समझो, यंग एंथर की अगर मैं बात करता हूं तो यंग एंथर में बेटा, यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिखेंगे और इसी तरह से मैच्योर एंथर में 2 पॉलन सैक आपको दिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास यंग एंथर में स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होगा और मैच्योर एंथर में बेटा पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करते हैं यंग एंथर में, तो यंग एंथर में ऑल 4 लेयर, हमने ये भी डिस्कशन किया था कि यंग एंथर में हमने कितनी लेयर्स की डिस्कशन किया था कि बाहर वाली को हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर वाली को हम एंडोथीशियम कहते हैं, उसके अंदर वाली को हम मिडल लेयर कहते हैं और उसके अंदर वाली को हम टैपिटम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होगा और सारी की सारी लेयर बेटा यहां पर 4 की 4 लेयर इंटैक्ट करेंगी यंग एंथर में। लाइक बेटा हमारे पास एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, मिडल लेयर हो गया, टैपिटम हो गया, 4 की 4 लेयर यहां पर काम कर रही है यंग एंथर के अंदर। अगर मैच्योर एंथर की अगर हम बात करते हैं तो मैच्योर एंथर में ओनली बेटा एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम ही यहां पर काम करती हैं। अब इसमें हमारे पास एब्सेंट क्या क्या है? इसमें हमारे पास बेटा एब्सेंट है टैपिटम और साथ में मिडल लेयर क्या है, एब्सेंट है। मींस यंग एंथर में 4 की 4 लेयर इंटैक्ट कर रही हैं, लेकिन यहां पर टोटली 2 लेयर इंटैक्ट कर रही है। मींस यहां पर 2 लेयर एब्सेंट है। समझ गए बात को? यहां पर क्या होता है कि मैच्योर एंथर में जो 2 लेयर्स है हमारे पास, मिडल लेयर और टैपिटम, ये यूज्ड हो जाती है बेटा। ठीक है, आपको मैंने जब मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कशन किया था, यंग एंथर का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, तो मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर भी हमने शो करने की कोशिश की थी। ठीक है, अगर आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करना है तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर को वॉच कर सकते हैं ताकि आपको सारा कुछ क्लैरिफाई होते जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा रूल्स ऑफ लेयर्स। ठीक है, अब हमारे पास ये जो लेयर्स हैं बेटा, जो हमारे पास ये लेयर्स हैं, इनका रूल क्या है? लाइक एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम, 4 की 4 लेयर है। अब इनका जो काम क्या है, मेन काम क्या होता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। रूल आप बेटा लेयर्स की बात करें तो हमारे पास बेटा एपिडर्मिस की अगर मैं बात कर रहा हूं, एंडोथीशियम की अगर मैं बात कर रहा हूं और मिडल लेयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, पहली वाली 3 लेयर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इनका काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन करना एंड डिहाइसेंस का मतलब ये होता है बेटा एंथर का खुलना एंड पॉलन रिलीज करवाना।
एंथर का खुलना, पॉलन का रिलीज होना, दैट इज बेटा डिहाइसन, उसे हम डिहाइसेंस कहते हैं, टू रिलीज बेटा पॉलन। ठीक है, अब ये ध्यान से समझो आप कि मेन रूल ऑफ बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसमें इन तीन लेयर में हमारे पास एपिडर्मस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, जो तीन लेयर हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि एपिडर्मस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स में से अगर आपके पास कोई ऑप्शन दिया है कि इसमें से बताओ आपके मेन रूल किसका है डिहाइसेंस में, तो आप ये टिक कीजिएगा कि एंडोथीशियम जो है ये मेन रूल प्ले करता है किसमें, डिहाइसेंस में। तो ये आपको ध्यान से समझना है। अब हमारे पास बचता है टेपिटम। टेपिटम बेटा बहुत एक्टिव लेयर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये इतना ज्यादा एक्टिव लेयर है, ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन को डेवलप होने में। तो अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। तो जो टेपिटम है बेटा, टेपिटम बेटा बाइन्यूक्लिएटिड है, मल्टी न्यूक्लिएटिड है, एंड बेटा डेंस साइटोप्लाज्मिक है, और दिस इज वेरी एक्टिव लेयर एंड दिस प्रोवाइड टू नरिशमेंट बेटा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किस लिए, पॉलन को डेवलप करने के लिए, टू पॉलन डेवलप, ठीक है, प्रोवाइड बेटा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, एंड ये प्रोड्यूस करती है बेटा एग्जाइम, यही प्रोड्यूस करती है स्टिकी पॉलन। स्टिकी पॉलन आप इसमें एक किट आती है, एक केमिकल किट आती है, उसको हम बेटा पॉलन किट कहते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से पॉलन स्टिकी बनता है, और कौन प्रोवाइड करता है, ये टेपिटम ही प्रोवाइड करता है। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि ये जो हमारे पास टेपिटम लेयर है बहुत ज्यादा एक्टिव लेयर है। इन किसमें, हमारे पास जो यंग एंथर है इसमें बहुत ज्यादा मतलब रोल प्ले करता है, ठीक है, टेपिटम जो है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अभी हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था कि एक जो हमारे पास यंग एंथर था मेच्योर एंथर में कन्वर्ट होगा, मतलब यंग एंथर मेच्योर एंथर में कन्वर्ट होगा, और मेच्योर एंथर में पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब मेच्योर एंथर में पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी, उस प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटा टेपिटम लेयर है। मान लो ये हमारे पास टेपिटम लेयर है। इस टेपिटम लेयर के अंदर बेटा जो ये टिश्यू है बेटा, ये जो सेल्स है बेटा, इसे ये सारे सेल्स को क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ठीक है। इन सेल्स को हम बोलते हैं बेटा स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। मींस टेपिटम के अंदर डिप्लॉइड सेल्स हैं, टेपिटम के अंदर डिप्लॉइड सेल्स हैं, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। इन सारे सेल्स को क्या बोलेंगे हम, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि टेपिटम के अंदर जो ये सेल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं बेटा, ये इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के नाम से जानेंगे। मतलब आप ये समझो कि हर एक सेल्स को हम क्या मानेंगे, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के नाम से जानेंगे, पीएमसी या एमएमसी के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास ये टेपिटम है और टेपिटम के अंदर हमारे पास स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, टेपिटम के अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, तो यहां से हमारे पास हमने सपोज करो हमने क्या किया कि ये मान लो हमारे पास पीएमसी है, ये मान लो हमारे पास क्या है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसकी पोलैरिटी क्या है, डिप्लॉइड। एक किस कंडीशन पे है, 2n कंडीशन में है। इसकी हमने मेयोसिस की, मेयोसिस करने के बाद 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई, और वो किस कंडीशन में है, हैप्लॉइड कंडीशन में, एन कंडीशन में। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि एक पीएमसी हमने लिया, एक पीएमसी की हमने मेयोसिस करवाई, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई, और उनकी पोलैरिटी क्या है, एन पोलैरिटी, मतलब किस कंडीशन में है वो, हैप्लॉइड कंडीशन में। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्पोर बनाना, मतलब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब हम ये बता सकते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब यहां से आपको क्लैरिफाई होना चाहिए
कि यहां से आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि इसमें से ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर इसमें से हर एक माइक्रोस्पोर क्या बना सकता है, आगे चल के बेटा पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर सकता है। मींस आप ये समझ सकते हैं कि हर एक माइक्रोस्पोर आगे चलकर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन किसकी नीड है बेटा, माइटोसिस की नीड पड़ेगी। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड, हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन माइटोसिस की नीड पड़ेगी। तो सपोज करो हमने क्या किया, एक माइक्रोस्पोर को लिया, ये हमारे पास बेटा क्या है, माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। ये स्ट्रक्चर हमारे पास माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास क्या हुआ, वैक्यूल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैक्यूल है और ये हमारे पास बेटा न्यूक्लियस है। इस वैक्यूल आने की वजह से न्यूक्लियस एक साइड पुश हो गया। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या हुआ, बिकॉज दिस वैक्यूल बेटा, इस वैक्यूल की वजह से हमारे पास एसिमेट्रिक स्पिंडल्स बने। अब हमारे पास इस वैक्यूल की वजह से हमारे पास एसिमेट्रिक स्पिंडल्स की फॉर्मेशन हुई और एसिमेट्रिक स्पिंडल्स की वजह से अनइक्वल डिवीजन हुई। यहां पर क्या हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल्स, ये जो एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आपको दिख रहे हैं ना, इनकी वजह से क्या हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुई। अब अनइक्वल डिवीजन होने का मतलब यह है कि हमारे पास क्या हुआ कि यहां पर एक बेटा बड़ा सेल बन गया और एक हमारे पास बेटा छोटा सेल बन गया। मतलब आप यह समझ सकते हैं कि इसका हमारे पास एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आने की वजह से हमारे पास अनइक्वल डिवीजन हुई। अनइक्वल डिवीजन का मतलब यह है कि एक सेल हमारे पास बड़ा बन गया, एक सेल हमारे पास छोटा बन गया। जो बड़ा सेल है उसको हमने नाम दिया बेटा वेजिटेटिव सेल का नाम दिया, और जो छोटा सेल है उसको हमने नाम दिया बेटा जनरेटिव सेल। तो ध्यान से समझो, हमारे पास फाइनली बेटा लेयर्स कंप्लीट होती हैं। तो जब ये लेयर्स कंप्लीट होती हैं तो ये जो छोटा सेल है एक तरीके का फ्लोट करेगा। ठीक है, ये जो छोटा सेल है ये फ्लोट करेगा, और जो ये बड़ा सेल है बेटा, जो ये वेजिटेटिव सेल है, ये एक तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि ये हमारे पास बेटा इसकी जो लेयर्स हैं, तो ये जो बाहर वाली लेयर्स है बेटा इसको हम एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली को बेटा हम इंटाइन कहते हैं, और ये हमारे पास बेटा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास बेटा जनरेटिव सेल है, और ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, आई होप ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा, ये सारा मैकेनिज्म आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है बेटा, जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू वो डिप्लॉइड है, और उसमें हमारे पास जो पीएमसी है बेटा, पोलन मदर सेल की मयोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, पोलन मदर सेल की मयोसिस से एक किसकी फॉर्मेशन होगी, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। और उसमें से जो माइक्रोस्पोर है, उसमें से जो एक माइक्रोस्पोर है, उसमें चलकर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, माइटोसिस। मतलब आप ये समझो कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, वो हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो क्या कर सकता है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि हमारे पास क्या हुआ कि जो एक पीएमसी हमने लिया, एक पीएमसी से हमने क्या किया कि हमारे पास क्या हुआ, जो स्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई। एक पीएमसी की जब हमने मयोसिस करवाई बेटा, जब हमने मयोसिस करवाई तो हमारे पास स्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई, 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और आपको जब यहां से क्लैरिफाई होना चाहिए कि 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड में से हमने एक माइक्रोस्पोर लिया और यहां से माइक्रोस्पोर की हमने माइटोसिस करवाई। ठीक है बेटा, इसमें हमने क्या किया, माइटोसिस करवाई, और माइटोसिस करने के बाद हमें क्या मिला, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पीएमसी की मयोसिस करने के बाद स्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई, 4 माइक्रोस्पोर बने, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और इसमें से हमने किसी एक माइक्रोस्पोर को उठाया और उसकी जब हमने माइटोसिस की, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई। समझ गए बात को।
अब ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमीट। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमीट नहीं बोलेंगे, पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमीटोफाइट के नाम से जानेंगे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमीट, इट इज मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। ये बेटा पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है, इसकी इरेगुलर शेप बेटा न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियस की रेगुलर शेप है। ये हमारे पास बेटा जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। ये बेटा हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो वेजिटेटिव सेल के बाहर है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये हमारे पास क्या है बेटा, इंटाइन है जो इस वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन से ही बनी हुई है। ठीक है, मतलब जो इंटाइन है बेटा वो वेजिटेटिव सेल ने ही बनाई है, और जो एक्साइन है बेटा वो जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन से बनी है, मतलब ये जनरेटिव सेल ने फॉर्म की है। तो ये आप ये कर सकते हैं कि जो एक्साइन है वो जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन से बनी है, और जो इंटाइन है वो वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन से बनी है। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर बेटा एक्साइन एब्सेंट होती है वहां पर बेटा जर्म पोर, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर बेटा एक्साइन एब्सेंट होती है वहां पर बेटा जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये आपको क्लैरिफाई हो चुका है तो हम कुछ डिफरेंसेस पे आ सकते हैं यहां से। तो ये हमारे पास बेटा डिफरेंस देखते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंट है। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि वेजिटेटिव सेल बेटा लार्ज साइज का होता है, ये क्लैरिफाई होना चाहिए आपको, और जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल बेटा फूड को रिजर्व करता है। ठीक है, और जनरेटिव सेल बेटा ठीक है मेल गैमीट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो इरेगुलर साइज होता है बेटा न्यूक्लियस का, और ये बेटा फॉर्म बेटा पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। इसका काम क्या होता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। और इसकी जो शेप होती है जनरेटिव सेल की जो शेप होती है बेटा स्पिंडल शेप का ये जनरेटिव सेल आपको दिखेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, जनरेटिव सेल का काम क्या होता है बेटा, मेल गैमीट की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ चुका है आपको। अभी हम बात करते हैं बेटा, हमने ये देखा कि एक्साइन और इंटाइन में क्या डिफरेंट है। एक्साइन की बात करें या हम इंटाइन की बात करें तो ध्यान से समझो कि एक्साइन जो है बेटा वो डिसकंटिन्यूअस लेयर है बेटा। ठीक है, एक्साइन जो लेयर है बेटा वो डिसकंटिन्यूअस लेयर है, और इंटाइन जो है बेटा वो थोड़ी सी कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्साइन बेटा स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है बेटा, और ठीक है ये रेजिस्टेंट बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। रेजिस्टेंस टू बेटा एल्कलिक एसिड से बेटा रेजिस्टेंट है ये। ठीक है, टेम्परेचर से, एंजाइम से ये क्या है, रेजिस्टेंट है ये बेटा। इसका काम क्या होता है, काम होता है बेटा ये प्रोटेक्शन करती है, और प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इसके ऊपर बेटा प्रोटेक्शन के साथ बेटा इसके ऊपर स्कल्पचर लाइक आप ये समझ सकते हैं डिजाइन होते हैं जो हर एक स्पीशीज में होते हैं। आप उसको पहचान सकते हैं, आप उसके एक्साइन को देख के पहचान सकते हैं कि ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। ठीक है, और बेटा ये किसकी फॉर्मेशन से बनी है, पैक्टोनस सेलुलोस की फॉर्मेशन से बनी है, और इसका काम क्या होता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। मतलब इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब डेवलप करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। अब एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, तो ध्यान से समझना। एक्स्ट्रा टॉपिक में थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना, जिस तरह से पोलन एलर्जी हो गया, विएबिलिटी ऑफ पोलन हो गया, पोलन एज ए फूड सप्लीमेंट टू पोलन बैंक। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स में मेंशन्ड है, तो ध्यान से समझो। हमारे पास क्या होता है कि अगर ये ध्यान से समझना आप कि हमारे पास क्या है कि 60% प्लांट में, ठीक है, 60% प्लांट्स में अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेजेस पे हो रही है, तो आपको ध्यान से समझना है कि अगर 60% प्लांट्स में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेजेस पे हो रही है, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से बताया है कि 60% प्लांट में अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज पे हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 सेल वैलिड होंगे। एक हमारे पास वेजिटेटिव सेल होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, जनरेटिव सेल होगा। समझिए बात को। इसी तरह से हमारे पास क्या है कि 40% प्लांट में
पॉलिनेशन 3 सेल स्टेजेस पे हो रही है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 40% प्लांट में पॉलिनेशन 3 सेल स्टेजेस पे हो रही है। तो यहां से ये क्लैरिफाई हो जाता है कि यहां से हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि 40% प्लांट में पॉलिनेशन 3 सेल स्टेजेस पे हो रही है। तो यहां पर वैलिड बेटा 3 सेल होंगे और इसका मतलब हमारे पास एक इसमें वेजिटेटिव सेल होगा और 2 इसमें बेटा मेल गेमीट प्रेजेंट होंगे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक वेजिटेटिव सेल और 2 इसमें मेल गेमीट प्रेजेंट होंगे। समझ गए बात को। अब हम बात करते हैं बेटा पॉलन एलर्जी पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। पॉलन एलर्जी। अब पॉलन की एलर्जी, पॉलन में एलर्जी कैसे होती है तो ध्यान से समझो। हमने कुछ इस तरीके का बताया तो ध्यान से समझो। पार्थेनियम बेटा एक प्लांट है। तो पार्थेनियम बेटा एक प्लांट है, उसका कॉमन नाम कैरेट ग्रास है। हमने बेटा जिस तरीके से वीट मंगाया था, हमने कहीं से गेहूं मंगाया था और उसके साथ क्या आ गया है, पार्थेनियम का सीड आ गया है। मतलब वो अनवांटेड वीड आ गया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अनवांटेड वीड आ गया है एक तरीके का, वो क्या है, इनहेल होता है। जो अनवांटेड वीड है वो एक तरीके का इनहेल होता है। वो क्या करेगा, एलर्जी रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। यहां पर कुछ इस तरीके का मैंने मेंशन किया है कि पार्थेनियम बेटा इंपोर्टेड कम्स टू वीट के साथ। पार्थेनियम बेटा कॉमन नेम क्या है, कैरेट ग्रास है। पार्थेनियम का कॉमन नेम कैरेट ग्रास है। वीट का मतलब हमारे पास बेटा वीट बेटा इसका किसके साथ आ गया है, अनवांटेड वीट के साथ आ गया। वीट बेटा अनवांटेड वीट के साथ आ गया है। प्लांट सीड कम्स बेटा अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट वीट। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास पार्थेनियम का जो सीड है वो वीट के साथ, मतलब वो गुंदम के साथ आ गया है। ठीक है, एक तरीके का इनहेल होता है तो वो क्या करेगा, एलर्जी रिएक्शन देगा। ठीक है, तो पॉलन सीड इनहेल होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एलर्जी रिएक्शन देगा। ठीक है, किस टाइप की एलर्जी होगी तो ध्यान से समझो। किस टाइप की एलर्जी होगी बेटा, जिस तरह की एनसीईआरटी में मेंशन किया, ब्रोंकिस, अस्थमा का रिएक्शंस। ठीक है, एलर्जी रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो सकता है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास बेटा वियाबिलिटी ऑफ पॉलन। तो ध्यान से समझिएगा, वियाबिलिटी ऑफ पॉलन। वियाबिलिटी क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि पॉलन एक बार निकल के गया, तो मैक्सिमम कितने समय तक वो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा वेयबिलिटी ऑफ पॉलन। तो ध्यान से समझो, यहां पर कुछ इस तरीके का मेंशन किया है मैंने कि मैक्सिमम्स अप टू विच पॉलन्स कैन जर्मिनेट टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। बेटा इसमें 3 फैमिलीज आती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज मेंशन की हैं, तो ध्यान से समझो। 3 फैमिलीज है हमारे पास, रोजियासियाई, लेगोमनियासियाई एंड सोलोनासियाई। ठीक है, लेगोमनियासियाई एंड सोलोनासियाई, ये 3 फैमिलीज है हमारे पास। इनकी क्या है बेटा, लॉन्ग वेयबिलिटी है। और जिस तरह से हमारे पास वीड हो गया, पैडी हो गया है ना, गुंदम के साथ हमारे पास पैडी राइस आते हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है, शॉर्ट वेयबिलिटी होती है, हाफ एंड आवर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, पॉलन एज ए फूड सप्लीमेंट। पॉलन एज ए फूड सप्लीमेंट। अब पॉलन को हम क्या कर सकते हैं, एज ए फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये क्या है कि ये बेटा ये चीज वेस्टर्न कंट्री में बहुत फेमस है। क्या होता है कि वहां पर क्या करते हैं कि जो बी होती है ना, तो बी क्या करती है, वो कुछ पॉलन पे जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनको क्या करते हैं, मतलब उनको खाती हैं, तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, वो क्रश करते हैं। क्या करेंगे, उन बी को क्या करेंगे, वो क्रश करेंगे, एज ए फूड सप्लीमेंट उसको यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को आपने। जिस तरह से वो सिरप्स आते हैं, ठीक है, टेबलेट्स की फॉर्म में आते हैं, सिरप्स की फॉर्म, क्रीम शेक्स वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आता है। तो ये जो कंडीशन है, ये कहां पर फेमस है बेटा, वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। यहां से आपको ध्यान से समझना है कि सम पॉलन्स टेबलेट्स एंड सिरप्स में आते हैं। ठीक है, कुछ बेटा पॉलन्स एंड टेबलेट्स सिरप्स में आते हैं। और यहां पर क्या होगा, एक तरीके का बेटा ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्सेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इस बात को। अब हमारे पास है बेटा पॉलन बैंक। अब पॉलन बैंक का क्या मतलब है,
पॉलन बैंक का मतलब ये है कि पॉलन एक तरीके का क्या है, हमारे पास हैप्लॉइड होता है, ठीक है, उसको हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। अब हैप्लॉइड है तो एक तरीके का जीनोम भी है वो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉलन इज ए हैप्लॉइड, इसको जीनोम भी कह सकते हैं। पॉलन ग्रेन को बेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं 196 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, किसमें, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ मेंशन किया है कि बेटा पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा, जब हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करेंगे उसको हम बोलते हैं पॉलन बैंक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं। तो लेटर ऑन इसको हम ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद किसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि वियाबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वियाबिलिटी में बेटा होता है क्या है, मेन बात ये होता है कि वियाबिलिटी में मेन बात ये होता है कि आपको आपने देखा होगा वियाबिलिटी हमारे पास डिपेंड करता है, वियाबिलिटी जो है डिपेंड करता है बेटा ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीशीज पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है, वियाबिलिटी डिपेंड अपॉन, ठीक है, इन कंडीशनों पर वियाबिलिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।